भारत में जन्मे एक मठवासी संत, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवा जन को प्रेरित करता है। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का महत्व बताने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। दोस्तों, आप है प्ले पर फर्स्ट। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। एक पुस्तकालय से वो रोज किताबें लाते और उसे वापस कराते। एक दिन कर्मचारी ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए? विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए। आप कुछ भी पूछ लीजिए। कर्मचारी ने एक पृष्ठ खोला और उसका नंबर बताकर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है। विवेकानंद ने बिना कुछ देखे उस पृष्ठ का हूबहू सारा विवरण बता दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है? वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीत गया पता ही न चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू किए और 20 मिनट से अधिक बोले। उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी आत्मा से पृथक रखकर प्रेम करते हैं तो फलतः हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मा से जोड़कर देखें या उसे आत्म स्वरूप मानकर चलें, तो फिर हम हर स्थिति में शोक, कष्ट, रोग, द्वेष तटस्थ रहेंगे, निर्विकार रहेंगे। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। वर्ष
1887 में वे स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़भूजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। इस प्रकार उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों, पुरोहितवाद से लोगों को बचने की सलाह दी। अपनी विचार क्रांति से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है और वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। चार जुलाई 1902 को वे 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी जन जन को झंकृत करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसे एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हमें से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे से लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियां डिस्कस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आए और बोले कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। यानी कि दोनों के मिला के 50-50 पैसे यानी 1 रुपया उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा और स्वामी जी उन बंदरों से पीछे छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकाल कर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं और तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं। और जितना ज़्यादा हम इनसे डरेंगे ये हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स
और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा। तीसरी कहानी को सुनाने एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो। तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास में कोई तस्वीर है। तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो। तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई भी। और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे। और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई होगी। इसी वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके इस एतस कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उपस्थित हम सबके मध्य विराजमान अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता और हमारी इस विधानसभा के प्रत्याशी प्रभारी, साथ ही पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने अपनी न्यायपालिका को त्याग कर सेवा का भाव लेकर हम सबके मध्य विराजमान है, ऐसे सम्माननीय प्रकाश भाव उइके जी, एतस कॉलेज के संरक्षक प्रचार मेरे बड़े भाई, इतना कहूँगा कि जितना सीख सको तो सीखो हमारे स्वामी विवेकानंद जी से। उन्होंने पूरे विश्व को जो उपदेश दिया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हमने देखा, कहा जाता है कि ये सब न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम देवत्तु लोके भूभार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। ये इसका अर्थ ये है कि जिसके पास न गुण है न ज्ञान है न शील है, वो यहाँ मृग के रूप में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मृगास चरन्ति, यानी मृग के रूप में इस धरती में विचरण करते हैं। वो सारे गुणों से संपन्न ऐसे हमारे विवेकानंद जी। उनका एक प्रेरक प्रसंग है, वो जब मुझे पढ़ना है तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ आधा घंटे का समय दीजिए, मैं आपको जैसे कि तैसे आपको अखबार में जो लिखा था वो सब लिख के दे दूंगा। तो ऐसी बुद्धिमता हमारे विवेकानंद जी की थी। दूसरा वाक्य ये था कि पॉल डायसन, वो भी संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उनको समझाया, बताया कि मैं जो करता हूँ मैं उसमें पूरा मग्न हो जाता हूँ। अर्थात प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड, अर्थात अब्सेंट बॉडी अब्सेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है, इतने छोटे कमरे में भी नहीं आ रही। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब लगा कि आज युवा दिवस है। भाई युवाओं की आवाज ज्यादा तेज होती है बुजुर्गों की? किसकी? बुजुर्गों की? अच्छा, युवाओं की। हाँ, तो ऐसा जोर से बोलना चाहिए ना। आज के इस युवा दिवस के कार्यक्रम में इस शाला के प्रमुख सम्मानित ठाकरे जी, शाला परिवार के सभी गुरुजन और पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कॉलेज के सभी छात्र, मैं सभी के नाम तो लेना चाहता हूँ, लेकिन समय इसकी इजाजत, सबके नाम बोलेंगे तो क्या होगा, पूरा कार्यक्रम नहीं खत्म हो जाए। तो मेन मुद्दे की बात, अभी स्वामी विवेकानंद जी का हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी, बहुत सारी बातें भी सुनी, अभी आपके निबंध देखे, बहुत अच्छे निबंध लिखे। जब मैं पढ़ता था तो ऐसे निबंध नहीं लिख पाता था, क्योंकि अपने लिखने की प्रैक्टिस, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस। तो भैया जो काम बनता वही करो, जब लिखना काम बोलना चाहता तो बोलने वाला काम करो। अभी जैसे हम बात यहीं से शुरू करते हुए डिबेट हुआ था, वो सब्जेक्ट भी मैंने दिया था। तो जो लेटेस्ट में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो बातें चल रही है, उसको हमको जानना जरूरी। जैसे अभी पक्ष में भी उन्होंने बताया, विपक्ष में भी बातें बताया, और आप लोग ने
अच्छा बताया, लेकिन फिर भी हम मूल मुद्दे पर नहीं जाते। तो यही होता है कि हम मूल बात को नहीं समझ पाते और सरकार की किसी भी योजना का या किसी भी चीज का एकदम से विरोध करने में। अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आईपीसी की धारा 304A क्या होती है। ये पढ़ा किसी ने? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में यूट्यूब में मारो, धारा 304 है, 4 बार बताएगा, समझा भी देगा आपको। क्या जरूरत उसके लिए किताब की? तो मोबाइल का इंटरनेट के जमाना है। अभी कई लोग बोलते किताब पढ़ने चाहिए, मैं तो सारी किताबें नेट पे पढ़ता। और आपको ही बताऊंगा कि एक टुप्पू ऐप है, उसमें सारी पुस्तक है। और मैं जब भी गाड़ी में सफर में रहता हूँ तो मैं कम से कम एक आध किताब तो मेरी गाड़ी में निपट जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब समय के हिसाब से चीजें बदल गई। कोई जरूरत नहीं है आपको किताब हमेशा हाथ में रखने की, लेकिन आपके पास आपका मोबाइल है तो उससे सारी किताबें न सिर्फ आप पढ़ सकते बल्कि किताबों को सुन भी सकते। अब धारा 304A जो है अंग्रेजों के समय बनी है, और धारा 304 में एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी है, मैं MSc बायोटेक फर्स्ट सेम की विद्यार्थी हूँ और मेरा टॉपिक है हिट एंड रन। जो नियम अभी अभी लागू हुआ है पूर्ण तरीके से लागू होने का है अभी, तो उसके बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहूँगी। तो ये जो हिट एंड रन नियम लागू किया गया है, इसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें कही जा रही है कि नहीं होना चाहिए। मतलब मेनली तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनके कहना है कि ये लागू नहीं होना चाहिए। पर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर वहाँ आपका परिवार रहेगा और कोई ट्रक ड्राइवर आपके परिवार के किसी सदस्य को घायल करके वहाँ से ऑन द स्पॉट छोड़ के चला जाएगा, तो क्या आप उस इंसान को बिना किसी सजा के छोड़ना चाहोगे? आप चाहोगे कि उन्हें अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके अगेंस्ट कानून के द्वारा कार्रवाई की जाए? तो हिट एंड रन केस ये है, कानून ये है कि यदि कोई दुर्घटना होती है, सड़क जो दुर्घटना होती है ट्रक के द्वारा, तो उस पर ट्रक ड्राइवर ये करते हैं कि ऑन स्पॉट को छोड़कर चले जाते हैं, यानी ट्रक भी छोड़ देते हैं, अपना माल भी छोड़ दिया, और जिसके साथ ये वारदात हुई है, जो वो दुर्घटना से ग्रसित है, उसे भी छोड़ के चले जाते हैं। आप इसके अगेंस्ट ये कर सकते हैं कि आप पुलिस को रिपोर्ट करवाइए, आप दुर्घटना जिसके साथ हुई है उसे अस्पताल में भर्ती करवाइए। इससे आपका क्या होगा, जो अभी कानून लागू होने वाला है उससे आपकी सज़ा भी कम हो जाएगी, और जो आपको उसके अगेंस्ट जो भी आपको पैसे भरने हैं, जो भत्ता देना है, वो भी आपका कम कर दिया जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि मुझे बताइए जो पहले से कानून चलता आ रहा है अगर वही चलता रहे तो क्या हम अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं? क्योंकि परिवर्तन जीवन में होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो जो चलता आ रहा है वही होगा। जो पहले कानून था अगर उससे वारदातें कम होती तो नए कानून को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे वारदातें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कई की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए ये कानून लाया गया है। अब मैं बताना चाहूँगी ये कानून में 104 और 104A और 104B दो रूपों में देखा गया है। तो पहले में ये है, अगर आप वारदात को छोड़कर भागते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा और भारी भत्ता देना पड़ेगा यदि आप स्पॉट को छोड़कर भागते हैं। यदि आप उसके अगेंस्ट आप पुलिस स्टेशन में यदि आप लिखवाओगे, रिपोर्ट लिखवाओगे और जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती करवाओगे, उसका इलाज करवाओगे, तो आपकी जो सजाएं कम से कम कर दी जाएंगी और भत्ता भी आपसे कम लिया जाएगा। अब मुझे बताइए, पहले जो कानून था उसमें आप एक तो 2 साल की जेल थी, उससे भी आप जुर्माना लेके निकल जाते थे। मतलब आप गलती भी करो, आपको जेल भी ना हो, आप पैसे भर दो और खुलेआम घूमो। तो इससे जो घायल के परिवार है उनको तकलीफ होती थी, इसीलिए ये नियम लाया गया। अब मुझे बताइए, अगर नियम लाएंगे नहीं तो लोगों में खौफ कैसे आएगा? ओके, थैंक यू। की तो नहीं रहेगी कि हमेशा ड्राइवर की गलती है वो छोड़ना है। सामने वाला इंसान भी पीकर ट्रक के सामने आ जा रहा है या सामने वाला पीकर गाड़ी चला रहा है, तो हमेशा ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती। दूसरी चीज़ की, हमेशा गाड़ी मालिक नहीं चला रहा होता है, ड्राइवर चला रहा होता है, ठीक है। तो वो भी, और जैसा कि बताया कि स्पॉट छोड़कर
ड्राइवर स्पॉट छोड़कर नहीं भागता। कुछ होते हैं जो मदद भी करते हैं और घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और उसके बाद रही बात की हिट एंड रन लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, तो मैं आप सभी से भी राय लेना चाहूंगी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। आज इतने दिनों से स्ट्राइक चालू है, इतने पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में बाहर से आते हैं, मैं खुद बड़चुचोली से आती हूँ। 3 दिन तक के स्ट्राइक लागू रहा जिस वजह से हम घर में रहे, और क्या पता हमारी किस्मत खराब होती है, उस टाइम पे हमारी एग्जाम चालू होती तो हम आ पाते कॉलेज, नहीं आ पाते। बाहर से आने वाले बच्चों को स्कूल जाने नहीं मिल रहा, कई चक्के जाम होने के कारण सामान यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाया, बड़े बड़े कार रुक गए, लोग गाड़ी से यहाँ वहाँ नहीं जा पाए, कई लोगों की ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई, क्यों? क्योंकि वो इधर नहीं आ पाए या स्टेशन नहीं पहुँच पाए, ठीक है। उसके बाद मैं यही बोलूँगी कि लागू नहीं होना चाहिए, बाकी तो फिर विरोध आएगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनता के हाथ में। ट्रक ड्राइवर तो अपनी स्ट्राइक अपने इससे लागू कर ही रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जिस जगह से आती हूँ बड़चुचोली से, वहाँ भी कई सारे ड्राइवर हैं, और मैंने ये स्ट्राइक पे एक चीज़ तो सीखी है कि ये स्ट्राइक की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। लागू होना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि ड्राइवर भाग जा रहा है स्पॉट छोड़ के, सिर्फ घायल के परिवार को नहीं मिल रहा, लेकिन हर ट्रक ड्राइवर भी नहीं भाग रहा है ना। कुछ है जो मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ जो नहीं करते मदद। लेकिन ये स्ट्राइक, आज ये नियम लागू नहीं होता तो ये स्ट्राइक शुरू नहीं होती। ये स्ट्राइक शुरू हुई तब से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट्स में, कॉलेज में, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगी। अरे भाई ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो 100 टायर 108 लगा दे। और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, मैं कह रहा बस पूरी की पूरी पानी में समा जाए और उसमें बैठे 100 लोग भी मर जाए, तो भी सजा कितनी है? और वो भी अगर आपकी लापरवाही है तो, वो लापरवाही नहीं है तो कोई सजा नहीं। भोपाल के स्टैंड का नाम किसने सुना? हाथ उठाओ। भोपाल में स्टैंड हुआ था ना, आपने सुना, और बाकी लोगों ने 84 में हुआ था ना, कितने लोग मरे थे उसमें? यूनियन कार्बाइड कारखाने की गैस के रिसाव से, कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप बोलोगे आपको कैसे आया? उसमें कितने हजार लोग मरे थे और आज भी पीड़ित है। आपको क्या लगता है उसकी कितनी सजा हुई होगी? क्योंकि सजा उन्होंने जानबूझ के गैस लीक कर दिया था। भाई आप भी यहाँ से मोटरसाइकिल से कितने लोग कॉलेज जाते हैं? गाड़ी से कितने लोग कॉलेज जाते हैं? ऑटो से कितने लोग आते हैं? नहीं, कॉलेज कितने लोग आते हैं? ऑटो से, गाड़ी से, बस से। ये तो आदमी हमारे में सभी पैदल आते हैं, सभी आते हैं ना। तो भाई गाड़ी है तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा, और एक्सीडेंट होगा तो भारत में आपको मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं साल में? 3000। अभी उन्होंने एक आंकड़ा बताया था, कितने? 50,000, इससे भी ज्यादा। जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते उससे ज्यादा लोग भारत में सिर्फ एक्सीडेंट। फिर क्या होता? किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसको क्या मिलता है? इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस उसको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इतना पैसा मिलता। और अगर ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया और भाग गया तो उस व्यक्ति को कोई पैसा मिलेगा क्या? क्योंकि गाड़ी स्ट्रेस नहीं होगी किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। और जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक भाई कोई ड्राइवर अपनी जेब से पैसा तो दे नहीं रहा, पैसा कौन देगा? तो ड्राइवर के जेब से क्या जा रहा है? अगर आप अपनी इतनी सी भी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते कि हमसे कोई एक्सीडेंट हो गया और हम उसको फोन करके बता दे कि भैया यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये मेरा ट्रक है, जो केस बनाना बना लो, मेरा तो लाइसेंस नहीं और मेरा तो इंश्योरेंस नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करता तब 10 साल की सजा, और अगर वो बता देता है तो कोई सजा नहीं। अब आप बताओ ये कानून सही है गलत है? क्यों? अभी तो सब गलत है, गलत है, वो हमारा स्कूल छूट गया और कॉलेज छूट गया। अरे भाई स्कूल कॉलेज जो किसकी गलती से हुआ? ड्राइवर को हड़ताल करने की क्या जरूरत? हड़ताल किसने किया? सरकार ने कि ड्राइवर ने? तो गलती किसकी? तो फिर काय को
को सरकार को दोष देते रहो। सरकार ने कानून किसके लिए बनाया? अरे मैं कह रहा हूँ वो 2 ट्रक आपस में टकराते, उसमें कौन मरेंगे? दोनों कौन है? ड्राइवर। ये एक ड्राइवर मरा और छोटी गाड़ी वाला चला रहा है गाड़ी, वो भी ड्राइवर है, और बड़ी गाड़ी वाले ने मार के निकल गया, तो मरेगा कौन? ड्राइवर। और उसकी सूचना नहीं दी तो क्या होगा उसका? उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा क्या? मैं कह रहा जो मर गया वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा? कितने हुए? 12 लाख। और इनका जीवन अगर जोड़ा जाए 30-40 साल के कितने हो जाएंगे? 50-60 लाख रुपए। और वो ठोक कर भाग गए। हिट एंड रन का मतलब क्या है? एक तो ठोका और ऊपर से भाग गया, किसी को बताया भी नहीं। और वो जो पड़ा व्यक्ति है उसको ना इंश्योरेंस मिला, ना उसको तत्काल चिकित्सा सुविधा मिली, और आपकी लापरवाही के अभाव में वो मर भी गया और उसको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिला। और अपने पास वो टेक्निक नहीं है, इसलिए लोग पढ़ते और सुनते कि हाँ भाई ये तो पूरी पुस्तक याद कर लेता था, फैक्ट याद कर लेता था। जब अपन तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हजारों फैक्ट ऐसे रहते हैं जिसको हमको क्या करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ रटना। तो एक छोटे से उदाहरण से अपन अपनी बात शुरू करते हैं। आप में से कोई भी खड़े हो जाओ, आप क्या नाम है आपका? नहीं आपको अच्छा, ये इनको खड़ा कर, आप खड़े हो जाइए। हाँ, ताली हो जाओ इनके लिए। क्या नाम है आपका? मिस भूमिका कालबांडे। भूमिका नाम, ठीक है। अगर आपकी मम्मी ने आपको 20-25 चीजें एक चिट्ठी में लिखकर दे दी और बोला कि जाओ बेटा ये किराने के सामान दुकान से ले आना, और चिट्ठी गिर गई, तो ले आओगे? हाँ। 25 चीजें ले आओगे? हाँ। वेरी गुड। चलो अभी पूछते हैं आपसे। चलो अब आप मेरे को एक एक करके 10, 12, 15 किराने की चीजों के नाम बताओ। नंबर 1 जीरा। नंबर 1 इन्होंने जीरा बताया। नंबर 2 साबुदाना। नंबर 2 साबुदाना। नंबर 3 पोहा। पोहा। नंबर 3 पोहा। नंबर 4 रवा। नंबर 4 नंबर 5 शक्कर। नंबर 5 शक्कर। नंबर 6 नंबर 6 मैदा। नंबर 6 मैदा। नंबर 7 चावल। नंबर 7 चावल। नंबर 8 गेहूँ। नंबर 8 गेहूँ। नंबर 9 ऑयल। नंबर फली का तेल। नंबर 9, ठीक है। नंबर 10 नमक। नमक। चलो ठीक, चल ताली हो जाओ इनके। अब वो जैसी चीज से लेते हैं, मैंने 10 चीज बताई, बट वेरी गुड। इन्होंने जैसे तैसे, बहुत अच्छी बात है, 10 चीजें आपको बताई। अभी आपने देखा होगा कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं परीक्षा के समय, और जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो उस समय वो चीज़ अपने को याद, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही याद है। इसका मतलब ये था कि वो चीज़ उनको याद थी, लेकिन एग्जाम के हॉल में याद नहीं आई, और बाहर जाने के बाद याद। हम किसी व्यक्ति का नाम भूलते हैं या चेहरा भूलते हैं? नाम। मैं आपको फिर कभी कहीं दिखूं तो आप मेरा चेहरा याद रखोगे, लेकिन नाम शायद भूल। एक पिक्चर आपने देखी होगी। पिक्चर कितने लोग देखते हैं? सीरियल कितने लोग देखते हैं? तो रील कितने लोग देखते हैं? रील तो सभी ठीक, लेकिन हाथ नहीं उठाते। अभी बताओ, एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, वो अनिल कपूर रहता गायब हो गया, कौन से कांच से दिखाई देता हो? सर के लिए ताली हो जाओ भाई। अब उन्होंने कब सन 2000 में देखी थी, अभी 2023 चल रहा है। 2023 मतलब 23 साल पहले पिक्चर देखी थी, और आज पढ़ के आए थे कि जैसा आप पूछेंगे तो बता दूंगा। पढ़ के आए थे, मगर इन्होंने बता दिया। जिनको कैसे याद? क्योंकि इन्होंने वो चीज देखी थी ना। तो जो चीज हमको दिखती है वो हमको हमेशा। अब एक फैक्ट है कि रानीगंज में सबसे ज्यादा केवला होता है ना। ऐसा अपन पढ़ते ना, जीके में अपन राज्य पढ़ते हैं, उनकी राजधानी पढ़ते हैं, किसी का नाम पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में अपन आयतागोरस ये सब चीजें पढ़ते हैं। मेंडलीव की आवाज सारणी कितने लोग को याद है? हाथ उठाओ। पढ़ते ना साइंस में, उनकी क्लास में नीचे 7वीं 8वीं। हाँ, मैं 18 मिनट में, ठीक है। नंबर 8 में गेहूं बताया। अगले 5 मिनट में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि
वो आखिरी में जो बैठे उनको भी याद रहे। सबसे आखिरी में कौन बैठे हैं? हाँ बताओ, आपका नाम क्या है? वो सबसे लास्ट, वो सबसे आखिरी लास्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? मैंने देखा, मैं भी पीछे बैठता था और सबसे पीछे सबसे विद्वान लोग बैठते हैं। उधर भी खड़े हो जाए। सबसे बुद्धिजीवी आदमी बैठता है, वो सबसे पीछे बैठता है। उसका 2-3 जगह ध्यान रहता, बाहर भी, मोबाइल में भी, आगे क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सबसे नजर रहती है। जो प्रेक्षक रहता है वो सबसे पीछे, इसलिए में सबसे पीछे वाले को बात समझ में आ गई तो समझ लो आगे वाले को समझ से क्या होगा। क्यों भाई, अभी बताए नंबर 8 में क्या था? नंबर 8 में गेहूं था। वेरी गुड। नंबर 10 में, चलो 1 में, 4 में, कंफ्यूज मत हो, 7 में, 6 में। चलो एक सरल टेक्निक देखो, अभी भी नंबर हमको दिखाई देते क्या? लेकिन हम नंबर को विजुलाइज करते हैं तो ऐसे हजारों नंबर जो मुझे नंबर दिखाई देते हैं। मोबाइल नंबर हमको किसी का सेव करने की जरूरत नहीं। किसी का बर्थडे मेरे को उसके चेहरे पे दिखाई देता है, ये भी एक टेक्निक, लेकिन अभी समय नहीं। अब जैसे नंबर 1 तो मुझे 1 नहीं दिखता, 1 और सन, तो इनका जीरा कहाँ से उतरा था? नंबर 2 और सू, शूज में क्या थे? साबुत था। ठीक है, नंबर 3 और ट्री, ठीक है, उसके साथ जो नंबर 4 और 2, तो इनका रवा कहाँ था? जब ये 4 में रवा बता रही थी तो मैं कहाँ देखा था? वहाँ पे 2 का रवा। नंबर 5 और वाइफ को शक्कर पसंद। 6 और मिक्स, इनका मैदा कहाँ था? मिक्सी हो गया। 7 और हेवन, मैंने स्वर्गवासी हो गया। नंबर 8 और प्लेट में क्या रखा था? गेहूं। नंबर 9 और वाइन की बोतल में क्या था? फली का तेल। नंबर 10 और है, इनकी मुर्गी सिर्फ नमक खाती है। ऐसे हजारों आज यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को अनुग्रहित किया और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग किस तरह से याद रखना है, चीज़ों को किस तरह से याद रखना है यह बताया। और मैं सर से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जैसा 400 नंबर तक के हमारे स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि किस तरह से याद रखना है, तो वो फिर से अपना कीमती समय निकालें और हमें यहाँ आके हमारे बच्चों को अनुग्रहित करें और अपनी ट्रिक बताएं। तो मैं ये सर से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ। इसके पश्चात श्री राठौर जी, कपले जी, उत्तम भैया और अन्य अतिथियों का भी मैं आभार देती हूँ कि वो आज यहाँ आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। साथ ही मैं राउत सर, स्कॉलरशिप प्रिंसिपल सर, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज फिर से बच्चों को एक मंच प्रोवाइड किया। और अब मेरे प्यारे बच्चों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज सुबह से जो प्रतियोगिता हो रही थी, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, उसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा को निखारा। तो मैं बच्चों से भी यही चाहूँगी कि इसी तरह से मेरे बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही है, इसी तरह से उत्साहपूर्वक भी, आज संख्या कम थी तो और संख्या बढ़ाए और इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके अपने प्रतिभा को निखारें। और मैं सारे स्टाफ और बच्चों का भी धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।